Alright, in this video we are going to discuss it's May June 2021 of your ADMAS, variant is 22. In the first part, that is from binomial theorem, expand 1 plus e power 2x to the whole power 4. हमारे पास वर्किंग फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इज a plus b to the power n is equals to a power n plus n combination 1 a to the power n minus 1 b power 1 plus n combination 2 a to the power n minus 2 and b to the power 2. हमारे पास a की जगह 1 आएगा और b की जगह हमारे पास e की पावर 2x आएगा. 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहेगा. n इज वॉट? n इज 4 कॉम्बिनेशन 1. a की पावर 1 है, मैं नहीं लिख रहा हूँ. e की पावर 2x एंड पावर इज 1 प्लस 4 combination 2 e की पावर 2x and whole power 2 plus 4 combination 3 e की पावर 2x into 3 plus 4 combination 4 e to the power 2x and whole power 4. इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ. That is equals to 1 plus 4 combination 4 is 4 e to the power 2x plus 4 combination 2 is 6 e to the power 4x plus 4 combination 3 is 4 e to the power 6x plus 4 combination 4 is 1 e to the power 8x. ये आपका आंसर. Next part on this x is sketch the graph of y equals to 3x minus 3x minus 1 and x plus 2. तो पहले मैं इंटरसेप्ट निकालता हूँ. अगर मैं y को 0 प्लेस कर दूंगा तो y जब 0 होगा तो x के 3 आंसर होंगे. एक आपके पास आएगा x इक्वल्स टू 3, एक आपके पास आएगा x इक्वल्स टू 1 और एक आपके पास आएगा x इक्वल्स टू -2. तो पहले मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देता हूँ. एक आएगा मेरे पास, थोड़ा मैं रफली स्केच बनाऊँ फिर यहाँ पे कंप्लीट करूँ. मैंने रफली पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया. अब मैं मार्क कर रहा हूँ. x वैल्यू मेरे पास 3 होगा तो y 0 हो जाएगा, x 1 है तो y 0 हो जाएगा और जब x मेरे पास -2 होगा तो y 0 हो जाएगा. ठीक है. तो ग्राफ मेरा स्टार्ट कैसे होगा? ग्राफ मेरा स्टार्ट ऐसे होगा. यहाँ पर जाके ये टिल्ट होगा, 18 से पास होगा, उसके बाद यहाँ पे मीट करेगा एंड देन इट बेंड्स लाइक दिस और ऐसा मेरा एक रफली स्केच बन जाएगा. ऑलराइट, इट्स क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k फॉर विच 2k minus 1 times x square plus 6x plus k plus 1 equals to 0 हैज़ रियल रूट्स. रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है हमारे पास? इट सेज b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये कंडीशन आ गई. ठीक है. मैं a b और c को असाइन करता हूँ. तो मेरे पास a की वैल्यू क्या है? a इज 2k minus 1, b क्या है मेरे पास? b इज 6 और c क्या है मेरे पास? इट्स k plus 1. अब मैंने यहाँ जो कंडीशन है वो अप्लाई किया. इट्स b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. वैल्यू असाइन कर दी. b इज वॉट? b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0. b आपके पास 6 है, a आपके पास 2k minus 1 और c आपके पास k plus 1. 6 का स्क्वायर इट्स 36 माइनस 4 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं. इट्स 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस k माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. 36 माइनस 4 ब्रैकेट को अंदर सॉल्व किया आपने. इट्स 2k स्क्वायर प्लस k, ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं आपके पास. माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. अब मैं नेगेटिव 4 से मल्टीप्लाई करूंगा अगर, तो ये आ जाएगा 8k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. इक्वेशन को अगर मैं अरेंज करूं तो ये आ जाएगा माइनस 8k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 40 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. मुझे सारे साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि मेरे पास k स्क्वायर के साथ नेगेटिव आ रहा है. ठीक है. जब आपका वेरिएबल नेगेटिव हो जाए यू नीड टू चेंज ऑल द साइंस. तो ये आ रहेगा 8k स्क्वायर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया और ग्रेटर देन इक्वल्स टू से लेस देन हो गया हमारे पास. ठीक है. अब मैं अपनी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा दोनों साइड पर. तो ये आ जाएगा मेरे पास 2k स्क्वायर प्लस 2 प्लस k माइनस 10 इज लेसर देन इक्वल्स टू 0. अब मेरी मिडिल टर्म आराम से हो रहेगी यहाँ पर. दैट विल बी 2k स्क्वायर. मिडिल टर्म क्या आ रही है मेरे पास? इट विल बी प्लस 5k माइनस 4k क्योंकि मुझे 20 चाहिए था. माइनस 10 लेसर देन इक्वल्स टू 0. कॉमन ले लिया मैंने. k कॉमन आ जाएगा. बचेगा क्या? 2k प्लस 5. यहाँ पे कॉमन आ जाएगा माइनस 2. क्या बचेगा? 2k प्लस 5. ठीक है. लेसर देन इक्वल्स टू 0. इन दोनों जगहों पे 2k प्लस 5 2k प्लस 5 आ रहा है. तो आप 2k प्लस 5 को कॉमन निकाल लो. बचेगा क्या आपके पास? सिंपल k माइनस 2 लेसर देन इक्वल्स टू 0. तो आपके पास k के दो आंसर्स आ रहे हैं. ठीक है. k क्या आ रहा है आपके पास? k आ रहा है मेरे पास लेसर देन इक्वल्स टू 2 और एक क्या आ जाएगा मेरे पास? माइनस 5/2. लेसर देन का मतलब क्या हुआ? अगर मैं दो वैल्यूज को प्लॉट करूं यहाँ पर
तो मेरी दो वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, एक मेरे पास 2 पर आ रही है वैल्यू और एक मेरे पास आ रही है -5/2 पे, ठीक है। लेसर का मतलब क्या हुआ कि हमें तो ये रीजन चाहिए जो इनसाइड द कर्व आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास k की वैल्यू को क्या होना चाहिए, k वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5/2 एंड लेसर देन इक्वल्स टू 2। ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द पॉलिनोमियल p of x is equals to mx³ minus 29x square plus 39x plus n where m and n are constants as a factor 3x minus 1। तो पहली चीज़ आपको इम्पोर्टेंट यहाँ मिल गई है कि आपके पास फैक्टर है और वो फैक्टर आपको दिया हुआ है 3x minus 1 एंड रिमाइंडर 6 व्हेन डिवाइडेड बाय x minus 1। और जब आपने x minus 1 से डिवाइड किया तो जो आपका रिमाइंडर है वो आपके पास 6 आ रहा है, ठीक है। शो दैट x minus 2 इज अ फैक्टर ऑफ p of x। तो ये शो करना है कि x minus 2 आपका फैक्टर है। ऑलराइट बेटा, पहली चीज़ आपको दिया हुआ है फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब ये होता है कि इस पर जो आपका रिमाइंडर होगा दैट विल बी 0, ये मतलब हुआ, ठीक है। आपकी इक्वेशन क्या है, आपकी इक्वेशन है mx³ minus 29x square plus 39x plus n। जब मैंने यहाँ पर प्लेस किया x की वैल्यू क्या दिया हुआ है 3x minus 1 फैक्टर दिया हुआ है इक्वल टू 0 कर दो, तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू मिल रही है दैट इज इक्वल टू 1/3। आपने इस x की वैल्यू को प्लेस करना है अपनी इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है mx³ minus 29x square plus 39x plus n, और जहाँ पर भी x आ रहा है वहाँ पर आपने 1/3 प्लेस कर दिया जो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है फैक्टर से। अभी क्या हो जाएगा m डिवाइडेड बाई 3³ इज 27 minus 29, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 3 प्लस n, और चूंकि फैक्टर था तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा m/27 minus 29/9 प्लस 3 1s are 3, 3 13s are 39 प्लस n इक्वल्स टू 0। इसको मैं सॉल्व करूंगा, एलसीएम लूंगा, मेरी इक्वेशन बन जाएगी। ये मैंने एलसीएम ले लिया, अब मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ इसको। m प्लस 27n, 27 वहाँ जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, और 351 में से आपने माइनस कर दिया 87 को, यू गॉट द वैल्यू 264। तो ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ m एंड n, सही है। इसी तरह अब मैं सेकंड इक्वेशन को यूज़ करूंगा कि जब x की वैल्यू 1 है तो मेरा रिमाइंडर क्या बच रहा है 6 बच रहा है। मेरी इक्वेशन वही है बेटा, मेरी इक्वेशन वही होगी, इट्स mx³ minus 29x square plus 39x plus n। और जब मैंने यहाँ पर अपनी वैल्यू प्लेस करी x की, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू 1। जब मैंने x की जगह 1 पुट किया तो इस 1 से होगा क्या, मेरा रिमाइंडर बचेगा, और वो क्या है मेरे पास, दैट इज 6। ये आपकी इक्वेशन आ गई। सिंप्लीफाई किया आपने, इट्स m minus 29 प्लस 39 प्लस n और इक्वल्स टू 6, यहाँ 6 में रहने देते हैं लोग, ठीक है। तो इक्वल टू 6 हो गया मेरे पास। अब मैं इसको अरेंज करूँगा अगर, तो ये आएगा m प्लस n इज इक्वल्स टू 6। 29 मारा गया प्लस 29 और 39 जाके माइनस 39। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, दैट विल बी 6 minus 10 लीड्स टू -4। ये आ जाएगा m प्लस n इक्वल्स टू -4, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये आपकी दोनों इक्वेशन मैंने प्लेस कर दी है, लिख दी है, ठीक है ना। मैं क्या करूँगा, मैं सारे साइन चेंज कर दूंगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फ़ायदा क्या हुआ भाई, फ़ायदा ये हुआ कि m और m तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 27 minus 1 इट्स 26 n इज इक्वल्स टू माइनस 264 प्लस 4 इट्स माइनस 260। तो आपके पास n का आंसर आ जाएगा -10। ऑलराइट, आपके पास n का आंसर आ गया तो आप किसी भी इक्वेशन में n की वैल्यू प्लेस कर दो। मैं n ले रहा हूँ तो ये क्या है m प्लस n इक्वल्स टू -4। इक्वेशन नंबर 2 ले ली मैंने, n की जगह आ गया -10। तो माइनस में वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, तो -4 प्लस 10, तो m का आंसर आ गया आपका 6। ये आपके फाइनल आंसर्स। इट्स क्वेश्चन नंबर 5, द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम 0 till 810 by f of x is equals to -2 plus cos 2x upon 3। राइट डाउन द एम्पलीट्यूड ऑफ f। एम्पलीट्यूड क्या होता है, वो नंबर जो आपके पास कॉस से पहले लिखा हुआ है, यहाँ पर ना कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1। उसके बाद फाइंड द पीरियड। अच्छा, आपकी रेंज जो है वो डिग्री में, ठीक है ना, कीप इन माइंड। पीरियड क्या होता है आपके पास कि बाय डिफॉल्ट जो पीरियड होता है दैट इज 360। सो 360 डिवाइडेड बाय 2x/3, या फिर 2/3 कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा मेरे पास 360 डिवाइडेड बाय 2/3। जब
डिवाइड को हम फ्लिप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय 3/2। 360 इंटू 3/2 इट्स 540, ये आपका पीरियड आ गया। ऑन द एक्सिस स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब आपने अपने इस फंक्शन को यहाँ पर प्लॉट करना है। पहली चीज़ मैं यहाँ पर जरा थोड़ा एक्सिस हाईलाइट कर दूँ, तो ये आ गया मेरे पास 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। मेरे पास c की वैल्यू क्या है, c इज़ -2 राइट। तो मैंने c की जगह एक लाइन पहले बना दी कि c मेरे पास आ रहा है -2। ऑलराइट, अब मेरे पास कर्व की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो क्या जाएगी, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कॉस मैक्सिमम होता है हमारे पास 1 राइट। तो कॉस -2 + 1 इट विल बी -1। कॉस मेरे पास मैक्सिमम जाएगा -1 तक और मिनिमम जाएगा मेरे पास -3 तक। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप अपनी इस इक्वेशन को, इक्वेशन क्या दी है आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू -2 + cos 2x/3। यहाँ पर आप x की डिफरेंट वैल्यूज देना असाइन करें जो आपको दी है। क्या दी है भाई, स्टार्ट हो रहा है 0 से, उसके बाद 90 180, तो ये सारी मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब मैं इनको 1 बाय 1 अपनी इक्वेशन में प्लेस करूंगा। जब मैंने x की जगह 0 प्लेस किया तो cos 0 क्या हुआ, cos 0 तो 1 होता है, तो -2 + 1 इट विल बी -1। ऐसे ही मैं अपने पास सारी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 प्लेस करूंगा तो मेरे आंसर कुछ ऐसे आना शुरू हो जाएंगे। जब मैंने 90 पुट किया तो ये आ जाएगा -1.5। जब मैंने 180 पुट किया -2.5, 270 पर -3, 360 पर -2.5 और सारी वैल्यूज़ मेरे पास आ जाएंगी। सही है भाई, कैसे आ रही है वैल्यूज, सिंपल, मैं x की जगह 540 अगर प्लेस करूँ और सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -1। अब मैंने अपने इन पॉइंट्स को प्लॉट करना शुरू करना है बेटा, ठीक है ना। प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। अब x 0 है तो y -1 है, तो ये मेरे पास आ गया y -1। 90 पर है -1.5, मतलब इसके बीच में आएगा। 180 पर है मेरे पास -2.5, यहाँ आएगा। 270 पर आ गया मेरे पास -3, 360 पर -2.5, 450 पर -1.5, 540 पर -1, 630 पर अगेन -1.5, अगेन -2.5 एंड -3। ये सारे मेरे पास पॉइंट्स आ गए ना, आई नीड टू कंस्ट्रक्ट इट। ऑलराइट, तो ये आपका एक स्मूथ कर्व आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस एफ ऑफ एक्स का स्केचिंग ग्राफ का। क्वेश्चन नंबर 6, द पॉइंट a 5 - 4 एंड c 11 6 आर सच दैट ac इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर abcd, फाइंड द लेंथ ऑफ ac। सिंपली यहाँ पे लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। हम कहते हैं यार a मेरे पास आ गया 5 एंड -4 एंड c इज 11, 6, ये मेरे पास आ जाएगा x1 y1, ये आ जाएगा x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टू फाइंड द लेंथ ऑफ AC द वर्किंग फार्मूला इज √of x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है जी, वैल्यू प्लेस कर देते हैं। x2 मेरे पास क्या है, x1 क्या, सबकी वैल्यू प्लेस करता हूँ मैं। सो दैट इज इक्वल्स टू √of 136, जो कि आपके पास बराबर आएगा 11.67। ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर E ऑफ द स्क्वायर आर 8, y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पर हम सिंपल मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो मिड पॉइंट क्या होता है हमारे पास, मिड पॉइंट इज x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। आपके पास जो x1 y1 है वो हम ऊपर निकाल चुके हैं ऑलरेडी, हमें पता है x1 y1 की वैल्यूज क्या है। मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है, दैट इज 8, y इज इक्वल्स टू x1 इज 5 + 11 डिवाइडेड बाई 2, -4 + 6 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करेंगे, 11 + 5 is 16/2 विच इज़ 8, 6 - 4 2/2 विच इज़ 1। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ 8, y से, तो मेरे पास x तो सेम आ रहा है, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ y इट्स +1। ये आपका आंसर। ये मैंने एक रफली आपका स्क्वायर बना लिया, ठीक है। यहाँ पर आपको मिड पॉइंट की वैल्यू पता है। अच्छा, मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ BD, तो पहले एक काम करता हूँ, मैं ग्रेडियंट निकालता हूँ अपने पास A और C का। फॉर्मूला होता है हमारे पास y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। मेरे पास x1 y1 की वैल्यूज यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो y2 इज 6 माइनस, तो ये आएगा +4 डिवाइडेड बाय x2 - x1। तो 6 + 4 10, 11 - 5 is 6, दैट इज इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 3। अब ये तो आपको ग्रेडियंट आ रहा है, ये तो AC का आ रहा है, ठीक है। AC के साथ अगर आप रिलेशन देखो B और D का, तो ये तो आपस में परपेंडिकुलर है, एंगल 90 बनेगा। तो परपेंडिकुलर के लिए हम कंडीशन अप्लाई करते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ BD इज नेगेटिव रेसिप्रोकल
दैट मीन्स 3/5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? अगर यहाँ 5/3 था तो ये 3/5 हो जाएगा, लेकिन साथ साथ साइन भी चेंज करेगा। अगर यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव है तो ये आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपके पास आ गई लाइन, ग्रेडियंट आ गया। लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये x1 y1 कहाँ से आए थे? तो ये हम निकाल चुके हैं, दैट इज मिड पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास? इट्स 8,1। आप यहाँ पर प्लेस कर दो, y1 की जगह 8 आ गया, ग्रेडियंट आ गया -3/5, x1 की जगह आ गया 8। सो y माइनस 1 इक्वल्स टू -3/5x माइनस 8। अरेंज कर लेते हैं, y प्लस 3/5x इज इक्वल्स टू -1 वहाँ जाएगा राइट पर, तो +1 हो जाएगा, -8 + 1 इट्स -7। ये आपका आंसर। Alright class. In part 3 given that x coordinate of b is less than x coordinate of b, तो b का जो x coordinate होगा वो d से कम होगा, इसलिए मैंने अपना स्क्वायर को ऐसे बनाया। ठीक है, राइट ई बी एंड ई डी एज अ कॉलम वेक्टर्स। मुझे ई बी का कॉलम वेक्टर चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह जानते हैं तो ये बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे देखें। ग्रेडियंट क्या बताता है आपको? ये बताता है आपको चेंज इन वाई, ऊपर वाली वैल्यू जो होती है चेंज इन वाई, और नीचे क्या बताता है आपको? चेंज इन एक्स। ऑलराइट, तो इस लाइन का ग्रेडियंट तो बेटा चेंज नहीं होने वाला ना, ग्रेडियंट सेम रहेगा। तो अगर मैं बी से लेके डी तक का ग्रेडियंट देखूंगा तो वाई पे चेंज कितना आएगा मेरे पास? 3 का आएगा, नेगेटिव है, और एक्स पे चेंज आएगा मेरे पास 5 का। अब जरा क्लाइमेक्स की चीज़ आ रही है। क्या कहा मैंने आपसे? अगर मैं बी से आऊँगा ई की तरफ तो जो चेंज इन वाई होगा वो आएगा -3, और जो चेंज इन एक्स होगा मेरे पास दैट विल बी +5। ऐसा ही है ना? हमें तो चाहिए ई बी का कॉलम वेक्टर ना, ई बी। पहले ई बी लिख दूँ। अब मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ? मैं ई से जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ भाई? बी की तरफ जा रहा हूँ। अगर मैं ई से स्टार्ट करता हुआ बी की तरफ जा रहा हूँ तो मैं एक्स पे कितना मूव करूँगा? अब मैं एक्स पर मूव करूँगा 5 तो होगा, बट इट विल बी अपोजिट डायरेक्शन, तो ये आ जाएगा -5। और यहाँ से अगर मैं ऊपर जाऊँगा, अभी नीचे आते हुए -3 है, ऊपर जाते हुए क्या हो जाएगा मेरे पास? +3। तो मेरे पास ई बी का कॉलम वेक्टर आ जाएगा -5 और 3। अब मुझे इसे ही ई और डी का बताना है। ग्रेडियंट तो मेरे पास सेम रहेगा, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ। नीचे आते हुए क्या था मेरे पास? -3 था, और यहाँ राइट जाते हुए क्या था मेरे पास? 5 था। यही चीज़ यूज़ करेंगे। अब मैं ई से लेके डी जाना चाहता हूँ, तो ई से लेके डी नीचे आऊँगा -3, और एक्स पे जाऊँगा 5। तो अब मेरे पास आएगा 5 और -3, ये आपके पास इसका आंसर। Alright, it's question number 7 from the topic circular measure. DAB is a sector of a circle, center A, radius 18 cm. The lines CB and CD are tangent to the circle. Angle DAB is 7π/9. Find the perimeter of the shaded region. Perimeter means that we need to find out the sum of these three sides, which are the boundaries of the shaded region. Alright, the length of BD, the length of CD, and the length of BD. Firstly, we can find out the arc length. Arc length of a sector, the working formula is S is equals to R theta. S is arc length, radius is 18, and theta is 7π divided by 9. If you solve it, so you will get 9 1s are 9 2s are 18, 2 7s are 14 pi. That is your arc length. Now we need to find out the length of BC and DC. सबसे पहला काम है मेरे पास ये एंगल निकालना। ठीक है, ये एंगल क्या आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा 7π डिवाइडेड बाय 18, हाफ हो जाएगा उसका। अब मुझे लेंथ निकालनी है, दैट इज द लेंथ ऑफ BC। तो मैंने कह दिया ये मेरे पास अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट क्यों हो जाएगा बेटा? मेरे पास 90 बन रहा है, दैट मीन्स दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दैट इज माई एडजेसेंट, एंड दिस इज माई अपोजिट। वी आर लुकिंग फॉर अपोजिट एंड एडजेसेंट इज गिवन, दैट मीन्स नाउ वी नीड टू अप्लाई 10 here. So 10 angle is 7π/18 is equals to opposite is the length of B and C divided by adjacent is 18. So length of BC is equals to 49.45, which is equals to the length of C and D. For total perimeter you need to add all sides, so 14π plus 49.45 multiplied by 2. सिंपली आपने इसको ऐड किया एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर इज 142.89. 142.89, दैट इज योर टोटल पेरीमीटर. इन द नेक्स्ट पार्ट इट सेज फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. ऑलराइट, तो पहला काम मैं ये करता हूँ कि मैं अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेता हूँ. सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू
1/2 r square theta. So 1/2 as it is, radius is what, 18 square, and theta is what, theta is 7 pi over 9. So that is equals to 395.84 centimeter square. That is your area of sector. Now we need to find the area of this triangle. छोटा ट्रायंगल बने ना हमारे पास, इसका हम एरिया निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है. एरिया बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट के. द बेस वी हैव इट्स 18 एंड द हाइट जो हमने निकाली है दैट इज अपोजिट 49.45. ऑलराइट, क्योंकि मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं, आई विल मल्टीप्लाई द आंसर बाय 2. ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स को. सो एरिया ऑफ दिस होल ट्राइंगल्स आर 890.1, तो 890 ले लेते हैं इसको. नाउ द एरिया ऑफ shaded is equals to area of larger, that is 890, minus area of smaller, that is 395.84. So you will get the final answer of the shaded region. It's 494.3 centimeter square. Question number 8 from the topic kinematics. A particle moves in a straight line so that t seconds after passing through a fixed point O, its velocity is given by this. Find the distance between the particle to position of instantaneous rest. Instantaneous rest का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वेलोसिटी जीरो हो गई. तो पहले हम वेलोसिटी को जीरो प्लेस करके टाइम निकालते हैं. वेलोसिटी क्या आपके पास? वेलोसिटी इज 3t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 72. आपकी वेलोसिटी जीरो हो गई गिवन कंडीशन के हिसाब से. मैं यहाँ से 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, दैट विल बी टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3 2s are 6 एंड 3 4s are 12. 3 जाके डिवाइड हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो मेरी इक्वेशन क्या आ गई? 0 इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 24 इक्वल्स टू 0. अब आपने मिडिल टर्म स्टार्ट की तो ये आएगा 0 इक्वल्स टू टी स्क्वायर. मिडिल टर्म क्या बनेगी मेरे पास? माइनस 6t माइनस 4t प्लस 24 इक्वल्स टू 0. यहाँ पर आप 12 और 2 नहीं ले सकते, आपका साइन यहाँ डिफर करेगा अगर आपने 12 और 2 ले लिया. ठीक है, अब क्या हो जाएगा? t कॉमन लिया आपने, क्या बचेगा आपके पास? t माइनस 6. यहाँ पर कॉमन क्या लिया? माइनस 4. क्या बचेगा आपके पास? t माइनस 6 इक्वल्स टू 0. सो यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ t. वन इज 4 एंड द अदर वन इज 6. आपके पास दो वैल्यूज आ गई. आपने इन दो वैल्यूज के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी वी हैव इट्स 3t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 72. अगर आपको वेलोसिटी से डिस्टेंस चाहिए, यू नीड टू इंटीग्रेट. ऑलराइट, मैं दोनों साइड पर इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ. सो डिस्टेंस इज व्हाट? दैट विल बी 3t क्यूब अपॉन 3 माइनस 30t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 72t. और लिमिट्स लगा दूंगा. कहाँ से कहाँ तक चाहिए मुझे? 4 से लेके 6 तक का चाहिए. ठीक है, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा t क्यूब माइनस 15t स्क्वायर प्लस 72t. और लिमिट्स यहाँ मेरे पास फ्रॉम 4 to 6. अब पहले अपर लिमिट अप्लाई करूंगा, उसके बाद लोअर लिमिट. वैल्यू मैंने प्लेस कर दी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ठीक है ना. अब सॉल्व करते हैं. 6 का क्यूब क्या है हमारे पास? इट्स 216 माइनस 15 6 आर 90 प्लस 72 टाइम्स 6 दैट विल बी 432. ऑलराइट, माइनस अपनी जगह आया लोअर लिमिट. 4 का क्यूब इज 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 15 लीड्स टू 240 प्लस 72 टाइम्स 4 इज इक्वल्स टू 288. सिंप्लीफाई करेंगे इसको. ऑलराइट, ये एक वैल्यू गलत हुई थी, 6 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये आंसर आएगा 540. फाइनल आंसर्स आए हमारे पास. सॉल्व किया, यू विल गेट 4 मीटर्स. ऑलराइट, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कैन नेवर बी अ नेगेटिव क्वांटिटी, तो आप नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे एंड योर आंसर इज 4 मीटर्स. आफ्टर दैट फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन t इक्वल्स टू 2. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है इट्स 3t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 72. यू नीड टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन. दैट मीन्स कि आपको डेरिवेट करना पड़ेगा. दैट विल बी 60 माइनस 30. और आपके पास टाइम की वैल्यू क्या है? 2 दी हुई है आपको, तो ये आ जाएगा a इक्वल्स टू 6 2s are 12 माइनस 30. सो दैट लीड्स टू नेगेटिव 18 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. ये आपका आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 8 एंड xy प्लस 4 इक्वल्स टू 0.
तो पहले मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, दैट इज़ माय इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट इज़ माय इक्वेशन नंबर 2। मैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 को पिक कर लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, इट्स एक्स वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं एक्स या वाई किसी को भी सब्जेक्ट बना सकता हूँ, तो यह रहेगा एक्स वाई इक्वल्स टू -4 एंड एक्स इज इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय वाई। नाउ दैट इज़ माय थर्ड इक्वेशन, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम इस थर्ड इक्वेशन को प्लेस करेंगे कहाँ पर, अपनी फर्स्ट इक्वेशन में। तो अब मेरी वर्किंग स्टार्ट होगी फर्स्ट इक्वेशन पे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। जहाँ पर x हमने खाली ब्रैकेट ओपन कर दी और x की जगह मैं इंसर्ट करूँगा -4/y, जो मैंने अपनी इक्वेशन 3 से सब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। Now it will be 4 minus 4 square is 16, y square is y square, plus minus minus 3 times 4 is 12, y से y cancel हो जाएगा, plus y square is equals to 8. Simplify किया 16 4 are 64 divided by y square minus 12 plus y square is equals to 8. मैं ये 12 को वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, 64 divided by y square plus y square equals to 12 plus 8, it will be 20. LCM लिया 64 plus y2, it will be y power 4 divided by y square equals to 20. 64 plus y to the power 4 is equals to, ये y square वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, it will be 20 y square। इक्वेशन क्या आ गई, y power 4 minus 20 y power 2 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, तो ये आ रहेगा y टू द पावर 4 माइनस 16y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 64 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लिया, y स्क्वायर बचेगा क्या, y स्क्वायर माइनस 16, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है -4 y स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो आपका मजीद कॉमन क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 16। अब क्या बचेगा ब्रैकेट में, वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यू गॉट वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 एंड यू गॉट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। इसका मतलब वाई की वैल्यूज आ रही है मेरे पास +-4 रूट लेने के बाद, और वाई की वैल्यू मेरे पास आ रही है +-2 आफ्टर अप्लाइंग रूट। अब जब आपके पास y आ गया तो अब मैं अपनी इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करूँगा, ठीक है ना। 3 मेरे पास क्या है, 3 इज x इज इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय y, ऑलराइट। तो जब मैंने अपने पास y को लेट सपोज मैंने इंसर्ट किया +-4, तो आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय y इज 4 विद द प्लस माइनस साइन। तो x का आंसर क्या रहेगा, x इज +-1। ये आपके पास x का पहला आंसर आ गया। जब आपने y को प्लेस किया +-2, इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय +-2। सो यू गॉट 2 आंसर्स ऑफ x दैट विल बी +-2। ये आपके पास x के आंसर आ गए। फाइनली मेरे पास y के 2 आंसर्स और मेरे पास x के 2 आंसर्स आ गए। ये आपके फाइनल आंसर्स हैं। Number 10 from the topic integration, you need to integrate integral of e power x plus 1 whole cube dx। पहले मैं पावर को मल्टीप्लाई कर दूं, that will be e power 3x plus 3 and dx। ये मेरा इंटीग्रेट बन गया। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेट एक्सपोनेंशियल, बट उसकी पावर का डेरिवेटिव आपको चाहिए, राइट। सो दैट विल बी इक्वल्स टू e टू द पावर 3x plus 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। ये आपका आंसर। पार्ट बी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x y इक्वल्स टू x sin 4x, ऑल राइट। अब यहाँ पर आपने अप्लाई करना है u इंटू वी। तो पहले हम u और v को सपोज कर लेते हैं। मैं कहता हूँ u मेरे पास आ गया x एंड डेरिवेटिव ऑफ u इज 1, v मेरे पास आ गया sin 4x एंड डेरिवेटिव ऑफ v इज, साइन का डेरिवेटिव होता है हमारे पास cos 4x एंड देन एंगल का डेरिवेटिव इट विल बी 4। वर्किंग फार्मूला क्या होता है हमारे पास, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। वैल्यू प्लेस करते हैं, u क्या है मेरे पास, x आया, डेरिवेटिव ऑफ v इट्स 4 cos 4x प्लस v क्या आया मेरे पास, sin 4x और डेरिवेटिव ऑफ u मेरे पास 1 है। तो ये आपका आंसर है। तो मजीद हम ऐसे ले सकते हैं, 4x cos 4x प्लस sin 4x, दैट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट, हेंस शो दैट
इंटीग्रल ऑफ पाई ओवर 4 टू पाई ओवर 3 4x cos 4x dx इक्वल्स टू 1/8 माइनस पाई ओवर 8। यहाँ पर आपके पास एक कीवर्ड मौजूद है हैंस, इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्रीवियस आंसर यूज होने वाला है। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। देखिए आपके पास एक फंक्शन था y, उस y हमारे पास था बराबर था x साइन 4x, ये आपके पार्ट 2 में था, ठीक है। जब आपने y को डेरिवेट किया तो आपके पास आंसर क्या आया? आपके पास आंसर आया 4x cos 4x प्लस साइन 4x। अगर मैं फंक्शन को डेरिवेट कर रहा हूँ तो ये आंसर आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूँगा तो यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में रिवर्सल है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इफ़ आई इंटीग्रेट द फंक्शन 4x cos 4x प्लस साइन x, तो ये मेरे पास बराबर हो जाएगा y के, ठीक है जी। दोबारा सुने क्या कहा मैंने आपसे कहा एक फंक्शन y था, उसको आपने डेरिवेट किया, इसको आपने डेरिवेट किया तो आपका ये आंसर आया, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा आंसर ये आ जाएगा, जो मेरे पास y था। ये हमारी अप्रोच होगी, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर y की जगह जो y का फंक्शन है वो मैं इंसर्ट कर दूंगा, दैट इज x साइन 4x। ये आपको दिया हुआ है। इसका मतलब कि इस पूरे फंक्शन का जो इंटीग्रल है वो बेसिकली बराबर है इस वाले पार्ट के। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी, अगर आप अपने क्वेश्चन को फोकस करो तो 4x cos x यहाँ पर भी आपको बोला हुआ है और 4x cos x हमारे पास भी यहाँ पर आ रहा था, इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी थी। अब इसको हम फाइनली आगे कैसे लेके चलेंगे? मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ, इंटीग्रल ऑफ 4x cos 4x प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन 4x इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, x साइन 4x, ऑलराइट। और इस पर आपके पास लिमिट्स आएंगी, दैट इज पाई ओवर 3 एंड पाई ओवर 4। इस पर तो डायरेक्ट ही हमारे पास लिमिट्स आएंगी, क्योंकि ये इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म है, ऑलराइट। अब मैंने किसको अलग करना है? जो मुझे चीज़ फाइंड करनी है वो तो ये चीज़ है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। इसका मतलब जो चीज़ रह गई है इसको मैंने शिफ्ट करना है अब राइट पर। तो क्या बचेगा मेरे पास? इंटीग्रल ऑफ 4x cos 4x इज इक्वल्स टू x साइन 4x, लिमिट्स आर पाई ओवर 4 पाई ओवर 3 माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन 4x, ऑलराइट। अब साइन 4x को मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसको एज इट इज लिखूंगा, x साइन 4x पाई ओवर 4 पाई ओवर 3 माइनस साइन का इंटीग्रल आएगा मेरे पास cos 4x डिवाइडेड बाय 4, cos 4x डिवाइडेड बाय 4 विद अ नेगेटिव साइन, तो ये आ जाएगा मेरे पास पॉजिटिव। और अब मेरी लिमिट्स क्या आने वाली हैं? यहाँ पर सेम लिमिट्स हैं, पाई ओवर 4 एंड पाई ओवर 3। अब मैं इस पूरे फंक्शन पे एक ही साथ अप्लाई करूंगा अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? पाई ओवर 3। तो जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर आएगा पाई ओवर 3, पाई ओवर 3 साइन 4 पाई ओवर 3 प्लस कॉस 4x की जगह क्या आ जाएगा? सिंपली अपर लिमिट, दैट इज पाई ओवर 3। ये पूरी मैंने अपर लिमिट अप्लाई कर दी। अपर लिमिट फॉर्मूला क्या होता है? माइनस नाउ लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है मेरे पास? पाई ओवर 4, ऑलराइट। तो x की जगह क्या आएगा? पाई ओवर 4 साइन x की जगह क्या आने वाला है? पाई ओवर 4। अच्छा, ये साइन के साथ ऑलरेडी ये 4 है, ठीक है बेटा। अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, प्लस कॉस 4 और x की जगह आ जाएगा मेरे पास पाई ओवर 4, ऑलराइट। ये मेरी लिमिट्स अप्लाई हो गई, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अब मैंने सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है। कैंसिलेशन कहाँ होगी? कैंसिलेशन हमारे पास ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा। अब जो वैल्यूज आएंगी हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपका जो कैलकुलेटर होगा अभी दैट शुड बी इन रेडियन मोड। जब आप अप्लाई कर रहे हो लिमिट्स, रेडियन मोड पे होना चाहिए। ऑलराइट क्लास, ये मैंने सबकी वैल्यूज निकाली यहाँ पे, ठीक है। और मैंने इन टर्म्स ऑफ रूट निकालना है, क्योंकि मैंने शो करना है। तो ये मेरे फाइनल आंसर्स आना शुरू हो गए। अब सिंपली मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर एलसीएम लेना होगा, ठीक है जी। वो कैसे करेंगे हम देखें। अब ये हो जाएगा आपका माइनस √3 अपॉन 6 पाई। जब मैं यहाँ पर एलसीएम लूँगा तो एलसीएम इज़ 8, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 1, क्योंकि 8 1s are 8 होगा एंड इट विल बी 2, ऑलराइट।
तो इसके बाद आपकी 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा, इट विल बी 1/8 माइनस √3/6 विद द पाई। ये आपको शो करना था, दैट इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 11. In this question, all lengths are in centimeters. The volume and surface area of a sphere of radius r this and this respectively. Formulas are given. Diagram shows a solid object made from a hemisphere of radius x and a cylinder of radius x and height y. The volume of the object is 500. आपके पास total volume आ चुका है. Find an expression for y in terms of x and show that the surface area. पहला काम क्या है, आपने y in terms of x निकालना है, ठीक है. तो हम यहाँ पर बेटा यूज करेंगे वॉल्यूम को. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इट्स पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर इट्स 2/3 पाई आर क्यूब. अगर मैं दोनों वॉल्यूम्स को ऐड कर दूंगा इट विल अप टू 500. तो मैं भी ये काम स्टार्ट करता हूँ. पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 500. मेरे पास जो रेडियस है दैट इज x और जो मेरे पास हाइट है इट्स y. तो मैं अपना आंसर इन टर्म्स ऑफ x और y लेकर आऊंगा. तो ये आएगा पाई. रेडियस क्या है मेरे पास, रेडियस इज x स्क्वायर एंड हाइट इज व्हाट, हाइट इज y प्लस 2/3 पाई. रेडियस इज व्हाट, रेडियस इज x क्यूब इज इक्वल्स टू 500. ऑलराइट, इट सेज फॉर y इन टर्म्स ऑफ x. तो मुझे अब y को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है बेटा. अब इट विल बी पाई एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 500 माइनस 2/3 पाई एक्स क्यूब एंड वाई इज इक्वल्स टू 500 माइनस 2/3 पाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय पाई एक्स स्क्वायर. ये आ गया मेरे पास y इन टर्म्स ऑफ x. जो सेकेंड पार्ट में बात की गई है सरफेस एरिया के लिए, ठीक है ना. सरफेस एरिया का वर्किंग फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, इट विल बी सरफेस एरिया ऑफ दैट कर्व पार्ट. तो ये हमारे पास आएगा 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. ये क्या होता है हमारे पास, इट्स 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ द बेस इट्स पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना. ये मेरे पास सर्कल बन रहा है, इट्स पाई आर स्क्वायर. अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूं अगर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये मेरे पास 3 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा. ऑलराइट, दैट विल बी 3 पाई आर स्क्वायर. इसको और इसको मैंने ऐड कर लिया प्लस 2 पाई आर एच अपनी जगह. ऑलराइट, अब मैं वैल्यू प्लेस करूंगा. आर क्या है मेरे पास, आर तो मेरे पास एक्स है, तो जहां पर भी आर है वहां पर मैंने एक्स डाल दिया. एंड व्हाट इज माई हाइट, हाइट इज वाई. 3 पाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 पाई एक्स. अब y की जगह जो y की हमने वैल्यू निकाली है वो इंसर्ट करेंगे. इट्स 500 माइनस 2/3 पाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय पाई एक्स स्क्वायर. कैंसिलेशन क्या हो रही है हमारे पास, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक्स से इसकी पावर कैंसिल हो गई, ठीक है. तो अब बचा क्या मेरे पास, इट विल बी 3 पाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 500 माइनस 2/3 पाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स. मजीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आएगा मेरे पास 3 पाई एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा ऊपर जो है मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है ना. आप देखिएगा गौर से, तो ये आएगा 1500 माइनस 2 पाई एक्स क्यूब. ये तो आ गया एलसीएम, ठीक है बेटा. और अब ये जो x होगा ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा. नाउ इट विल बी 3x. ये आपका पास एलसीएम हो गया और वो x जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है भाई. अब मैं मजीद अगर एलसीएम लूंगा तो ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स 9 पाई एक्स क्यूब प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. 2 1500 आर 3000 माइनस 2 2 आर 4 पाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3x, ठीक है भाई. यहाँ तक क्लियर है. अब इसको मैं सॉल्व यहाँ कर रहा हूँ, जगह यहाँ पर मेरे पास. अब देखिएगा गौर से बेटा क्या हो रहा है, 9 पाई एक्स क्यूब माइनस 4 पाई एक्स क्यूब, ये क्या आ जाएगा मेरे पास 5 पाई एक्स क्यूब माइनस प्लस ये था मेरे पास 3000. ऑलराइट, तो ये आएगा 3000 और दोनों के साथ कौन डिवाइड हो रहा है, 3x. अब मैं कर रहा हूँ सेपरेशन ऑफ एलसीएम. क्या मतलब हुआ भाई, 3x जो है दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो मैं अलग अलग लिख दूंगा. ये आ जाएगा 5 पाई एक्स
क्यूब डिवाइडेड बाय 3x प्लस 3000 डिवाइडेड बाय 3x। सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करें अगर हम, तो यहाँ से x और इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा मेरे पास बचेगा 5 पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस यहाँ पे क्या कैंसिलेशन हो रही है, 3 1s are 3 एंड 3 1000 are 3000 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय x। ये आपका आंसर है जो आपको शो करना था। राइट, नेक्स्ट पार्ट, गिवन दैट x कैन वेरी एंड दैट s हैज अ मिनिमम वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच s इज अ मिनिमम। ऑलराइट, आपको यहाँ पर क्या निकालना है, स्टेशनरी पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, ds अपॉन dx को आपने इक्वेट करना है 0 से, ठीक है ना। मेरे पास s का फंक्शन मैं लास्ट पार्ट में प्रूफ कर चुका हूँ, इट्स 5/3 पाई एक्स स्क्वायर प्लस 1000। अब ये जो अपॉन x है, अगर मैं x को ऊपर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा x टू द पावर -1। ऑलराइट, नाउ आई विल स्टार्ट द डिफरेंशिएशन। तो अब मैं निकाल रहा हूँ ds/dx। Now it will be equals to 5/3 pi. Derivative of x square is 2x plus, यहाँ पर क्या हो रहेगा, पहले पावर आएगी and then subtract 1 from the power. Alright class. Now it will be equals to 5 2s are 10 pi x upon 3 minus 1000 divided by x square and ds upon dx is equals to 0 for stationary point. अगर सिंप्लीफाई करें इसको, 10 पाई एक्स अपॉन 3, ये नेगेटिव का है, वहाँ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 10 पाई एक्स क्यूब, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 3000। ये 10 मेरे पास है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। नाउ इट विल बी पाई एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 3000 डिवाइडेड बाय 10 पाई एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 300। ये पाई हमारे के डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय पाई। और अब मुझे अप्लाई करना पड़ेगा एंड पर क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। द वैल्यू ऑफ एक्स इज 4.57। ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई एंड दैट इज योर आंसर। Question number 12. You have a curve, you have the shaded portion. Diagram shows part of the curve y equals to 1/2x plus 1 and part of the line 5y equals to x minus 1. The curve meets the y-axis at point A and the line meets the x-axis at point B. The line and curve intersect at point C. Find the coordinates of A and B. Alright. पहले अगर हम A की बात करते हैं तो A कहाँ पे लाई कर रहा है भाई, A तो लाई कर रहा है हमारे पास y-axis पर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 हो जाएगा क्योंकि y पे लाई कर रहा है। तो A का x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, y की वैल्यू हमें निकालनी है। A कहाँ लाई कर रहा है, A कर्व पे लाई कर रहा है। तो मैं कर्व की जो इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल्स टू 1/2x प्लस 1, यहाँ पर सिंपली मैंने क्या करना है, x को 0 प्लेस करना है क्योंकि x तो मेरे पास 0 है। तो y का आंसर आ जाएगा मेरे पास ओनली 1। तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इज 0,1। ये आपके A के कोऑर्डिनेट्स के आंसर आ गए। अगर आपको B के कोऑर्डिनेट्स निकालने, नाउ B लाइज ऑन द x एक्सिस, राइट, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो B होगा, क्योंकि वो x पे लाई कर रहा है इसलिए उसका y कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगा। B कहाँ पर लाई कर रहा है, लाइन पे लाई कर रहा है। लाइन की इक्वेशन क्या है मेरे पास, इट्स 5y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू x माइनस 1। सो x इज इक्वल्स टू 1। तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं आपके पास, इट्स 1,0। ये हमारे पास दोनों के आंसर्स आ गए। नेक्स्ट पार्ट, वेरीफाई दैट द x कोऑर्डिनेट ऑफ c इज 2। अब c के बारे में अगर आप देखो तो c क्या है, c इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑलराइट, c के बारे में आपके पास दो इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 एंड y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। अगर मैं y को बनाऊं सब्जेक्ट तो ये आ रहेगा x माइनस 1 अपॉन 5। ऑलराइट, फोकस करें, ये भी आपका y है और ये भी आपका y है, सो वी कैन सॉल्व देम बाय साइमल्टेनियसली। तो क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, इट विल बी 5 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x
प्लस माइनस माइनस 1। ऑलराइट, ब्रैकेट्स को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। इट विल बी 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x इज माइनस x माइनस 1। ये 5 वहाँ जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 6 इक्वल्स टू 0। आप इसकी मिडिल टर्म कर सकते हो, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लिया, 2x आपने, क्या बचेगा आपके पास x माइनस 2 प्लस 3 आपने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा आपके पास x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। अब आपके पास x माइनस 2 भी कॉमन आ रहा है, तो लेफ्ट ओवर पार्ट क्या बचेगा आपके पास 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो x का एक आंसर आ जाएगा आपके पास 2 और x का दूसरा आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस 3/2। आपने शो करना था कि x कोऑर्डिनेट इज 2, ये आपका आंसर है। Alright, in the next part it says find the exact area of the shaded region. Exact means avoid using calculator बेटा, ठीक है ना। अब आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना है यहाँ पर। अच्छा, मेरे पास c का x कोऑर्डिनेट तो आ चुका है, दैट इज 2। मुझे c का y कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है ना। अगर हम c को ऑब्जर्व करें तो c किस लाइन पे लाई कर रहा है, c लाइन पे भी लाई कर रहा है, c कर्व पे भी लाई कर रहा है। तो मैं लाइन की इक्वेशन को यूज करता हूँ, सिंपल है मेरे लिए सॉल्व करना। 5y इज इक्वल्स टू x माइनस 1, x मेरे पास आ चुका है 2, तो 5y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1 और y इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 5। तो मेरे पास c के भी कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, दैट इज 2, 1/5। नाउ आई नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। मैं क्या करूंगा, मैं एरिया निकालूंगा कर्व के अंडर का, यहाँ तक का मेरा एरिया आ जाएगा, और फिर मैं ये वाला एरिया जो लाइन का एरिया आ रहा है उसको मैं माइनस कर दूंगा, या फिर मैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल भी अप्लाई कर सकता हूँ। ये मेरी अपनी अप्रोच है, कुछ दोनों सही है मेरे हिसाब से। तो एरिया ऑफ शेडेड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ कर्व, ये बेसिकली एरिया अंडर द कर्व है, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल भी लिख लो या फिर एरिया ऑफ लाइन लिख लो, ठीक है। अब एरिया ऑफ कर्व की बात करते हैं बेटा। कर्व की हमारे पास इक्वेशन क्या है, एरिया हमारे पास कैसे आएगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। तो इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, लिमिट्स क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, हमारे पास एरिया ऑफ द कर्व की लिमिट्स आ रही हैं फ्रॉम 0 to 2, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 1/2, बेस इंटू हाइट, बेस क्या है 2 है और हाइट हमारे पास है 1/5। तो मैं खाली इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे फोकस करूंगा। अब यहाँ जो इंटीग्रेशन हो रहा है, यहाँ पे मेरे पास ln का फंक्शन आ रहा है, ठीक है। पहली चीज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 2। तो मुझे क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 से और डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 से, ठीक है बेटा। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, मतलब ये ln के साथ आ सकता है। तो इसका जो इंटीग्रल होगा ये आएगा ln ऑफ 2x प्लस 1, लिमिट्स क्या है बेटा फ्रॉम 0 to 2, और जो ये वाला 2 हमारे पास था, दिस वन, ये बाहर रहेगा एज इट इज, सो दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 2, माइनस इसका तो मेरे पास एरिया आ चुका है, इट्स 1/5। अब मैंने सिर्फ ln वाले पार्ट को सॉल्व करना है। 1/2 एज इट इज, ऑलराइट। नाउ इट विल बी व्हाट, ln ऑफ, जब मैंने अपर लिमिट प्लेस करी तो 2 2s are 4, 4 plus 1 it's 5, ln ऑफ 5 अपर लिमिट माइनस ln ऑफ, जब मैं लोअर लिमिट प्लेस करूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास 1 बचेगा। ऑलराइट, ये मेरे पास ln की लिमिट्स अप्लाई हो चुकी हैं, माइनस 1/5। मेक श्योर दैट यू आर नॉट यूजिंग कैलकुलेटर, उसने कहा एग्जैक्ट एरिया। नाउ इट विल बी 1/2 ln ऑफ 5 माइनस, अच्छा ln ऑफ 1 का आंसर होता क्या है, ln ऑफ 1 हमारे पास होता है 0, ये आप चेक भी कर सकते हो कैलकुलेटर पे, ठीक है। ln 1 0 हो गया, माइनस 1/5। इसको अगर हम डेसिमल में लिख दें 1/2 क्या होता है हमारे पास 0.5, ln ऑफ 5 एज इट इज, माइनस 1/5 क्या है हमारे पास 0.2। ये आपके पास शेडेड रीजन का आंसर है। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक फंक्शंस, f of x and g of x are given, find an expression for f of g of x। ऑलराइट बेटा, f of g of x का मतलब पहले समझ लेते हैं ना। f of g of x का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो होगा वो f का होगा, और उसमें जहां पर भी x लिखा होगा वहां पर फंक्शन ऑफ g of x आ जाएगा, ठीक है ना। ये मतलब होता है। आपके पास फंक्शन ऑफ x क्या है, आपके पास जो फंक्शन ऑफ x है वो है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स x। ऑलराइट, जहां पर भी x होगा वहां पर आएगा g ऑफ x, दैट मीन्स 1/x यहाँ पर भी आएगा और 1/x यहाँ पर भी आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, तो ये आ रहेगा बेटा 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। इसको मैं यहाँ सिंप्लीफाई कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में,
ऊपर आपने ले लिया बेटा एलसीएम, जब आपका ऊपर एलसीएम आ गया दैट विल बी एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, बचेगा क्या मेरे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड की लाइन आ गई हमारे पास। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय एक्स है, कैंसिलेशन हो जाएगी यहाँ पर, ये एक्स और इसकी पावर ये कैंसिल हो गया। आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट विल बी 3x। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। गिवन दैट f इनवर्स एग्जिस्ट, राइट डाउन द रेंज ऑफ f इनवर्स। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर बात कर रहा है इनवर्स की, राइट। इनवर्स की जो रेंज होगी वो फंक्शन की डोमेन होगी, तो सिंपल मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, f इनवर्स शुड बी ग्रेटर देन 0। क्या कहा मैंने, आपके पास दो चीज़ें होती हैं बेटा, एक फंक्शन हुआ और एक उसका इनवर्स हुआ, ठीक है। इसने मुझसे पूछा रेंज, इसकी जो रेंज है इनवर्स की जो रेंज है वो बेसिकली बराबर है फंक्शन की डोमेन की, याद रखिएगा, ठीक है ना। और फंक्शन का जो डोमेन है दैट इज x इज ग्रेटर देन 0, जो फंक्शन का डोमेन हुआ वो इनवर्स की रेंज हो गई, इसलिए इसका आंसर आ गया f इनवर्स ग्रेटर देन 0। इन द लास्ट पार्ट इट सेज शो दैट f इनवर्स इज इक्वल्स टू दिस होल इक्वेशन। तो पहले मैं जरा f इनवर्स के ऊपर बात करता हूँ। f ऑफ x मेरे पास क्या है, f ऑफ x मेरे पास है 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x। इनवर्स निकालने के लिए पहला स्टेप क्या होता है कि एफ एक्स की जगह आप y प्लेस कर दें, तो क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट विल बी 3xy इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1। इक्वेशन को अरेंज करता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर मुझे x निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। So value of A is 2, value of B is minus 3y and value of C is equals to negative 1. Alright, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला says x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a। वैल्यू प्लेस करते हैं, x is equals to minus b, so minus b is minus 3y plus minus under root b is what, minus 3y whole square minus 4a is what 2, c is what negative 1 divided by 2a, so a is 2. Alright, now it will be 3y plus minus under root 3y whole square, it will be 9y square minus minus plus 4 2s are 8 divided by 2 2s are 4। ये तो मेरे पास अभी तक x की वैल्यू चल रही है। ऑलराइट, जब मैं इसको f इनवर्स ऑफ x करूँगा तो जहाँ पर भी y है अब वहाँ पर x आ जाएगा, दैट इज 3x प्लस माइनस अंडर रूट 9x स्क्वायर प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4। अगर मैं अपनी इस इक्वेशन को अपनी गिवन इक्वेशन से इक्वेट करूँ तो आपको रियलाइज होगा कि यार जो कुछ x के साथ लिखा है इट्स 3, x के साथ यहाँ पर क्या है p, तो मेरे पास p का आंसर आ जाएगा p इज इक्वल्स टू 3। अगर मैं देखूं x स्क्वायर को, यहाँ क्या लिखा है q और यहाँ क्या लिखा हुआ है 9, तो q मेरे पास आ जाएगा 9। और मैं अगर देखूं r को तो r मेरे पास अकेला है और यहाँ पर r क्या है मेरे पास 8, तो ये आंसर्स आ गए मेरे पास p q और r के।